इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के टॉपिक पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जॉइंडर ऑफ पार्टीज पे भी। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जब हम लोग बात करेंगे मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज का, तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि जॉइंडर ऑफ पार्टीज का क्या अर्थ होता है। जॉइंडर ऑफ पार्टीज को समझने के लिए आप पहले यह समझिए कि सूट का क्या क्या एसेंशियल होता है। तो सूट का जब हम लोग एसेंशियल का बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है अपोजिंग पार्टी। ठीक है, तो अपोजिंग पार्टी में क्या होता है कि एक सूट में कम से कम एक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का होना आवश्यक है। ठीक है, प्लेंटिफ कौन होता है? वह व्यक्ति होता है जिसने सूट दायर किया है, और डिफेंडेंट कौन होता है? वह व्यक्ति होता है जिसके अगेंस्ट सूट दायर हुआ है। क्लियर है? अब क्या आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए, क्या एक ही सूट में एक से अधिक प्लेंटिफ को क्या जोड़ा जा सकता है? एक से अधिक डिफेंडेंट को क्या जोड़ा जा सकता है? तो जी बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, एक से अधिक प्लेंटिफ को और डिफेंडेंट को। तो जब हम लोग बात करते हैं प्लेंटिफ का, तो एक सूट में एक से अधिक प्लेंटिफ जोड़ा जाएगा तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। वो प्रोविजन है ऑर्डर 1 रूल 1 में। ठीक है, ऑर्डर 1 रूल 1 कहता है कि एक से अधिक प्लेंटिफ को एक सूट में जोड़ा जा सकता है। तो उसके लिए शर्त क्या है? तो पहला शर्त है कि अगर मान लीजिए ये ए है एक प्लेंटिफ, बी है एक प्लेंटिफ। अब ये दोनों का जो राइट है, जो भी राइट है ये दोनों का, ठीक है, उस राइट का जो उत्पत्ति हुआ है सेम एक्ट से हुआ है। ये मान लीजिए एक एक्ट है या फिर ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? अब ए और बी दो व्यक्ति है, क्लियर समझ में आ रहा है। और इसको जो रिलीफ चाहिए वो रिलीफ का उत्पत्ति एक ही एक्ट या ट्रांजैक्शन से हुआ है। क्लियर है? और यहां पे दूसरा पॉइंट आपको नोट क्या करना है कि अगर ये दो व्यक्ति अलग अलग सूट इंस्टीट्यूट करता है तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज हो सकता है। कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट अराइज हो सकता है। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हुआ तो ये दो व्यक्ति एक सूट दायर कर सकता है अपने क्लेम को पाने के संबंध में। क्लियर है? अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहां पे कि जो सी है, ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझ रहे हैं। ये सी है, सी ने बुक पब्लिश किया, सी ने एक बुक पब्लिश किया एक एक कंपनी के नाम पे और बी के कंपनी के नाम पे। दैट मीन्स कि ए का एक कंपनी है और बी का भी एक कंपनी है। क्लियर है? तो जो बुक पब्लिश करने वाली कंपनी ए का है और जो बुक पब्लिश करने वाली कंपनी बी का है, ठीक है, उसका नाम है XYZ और बी के बुक पब्लिशिंग कंपनी का नाम है ABC। क्लियर है? अब मान लीजिए सी बुक पब्लिश करता है एक एक कंपनी के नाम पे, दैट मींस XYZ कंपनी के नाम पे सी बुक पब्लिश करता है, और दूसरा बुक पब्लिश करता है वो बी की कंपनी के नाम पे, ABC कंपनी के नाम पे वो बुक पब्लिश करता है। तो अब बताइए कि यहां पे ए और बी दोनों का कौन से राइट का वायलेशन हुआ? कॉपीराइट के वायलेशन हुआ, कॉपीराइट का वायलेशन हुआ। तो अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए, देखिए कि अगर मान लीजिए जो ए और बी सूट इंस्टीट्यूट करता है तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज हो रहा है। अगर मान लीजिए ए अलग से सूट इंस्टीट्यूट करता है बी सी के अगेंस्ट, ठीक है, और बी भी अगर अलग से सूट इंस्टीट्यूट करता है सी के अगेंस्ट, तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और या फैक्ट का अराइज हो रहा है। कॉपीराइट का कॉमन क्वेश्चन है। क्लियर है? और अब जो यहां रिलीफ ए या बी को चाहिए, ठीक है, तो यहां पे जो रिलीफ चाहिए उसका जो उत्पत्ति हुआ है एक ही एक्ट या ट्रांजैक्शन से हुआ है। वो एक्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सी के द्वारा बुक का पब्लिश करना। तो अब यहां पे ए और बी एक ही सूट में
दो पार्टी हो सकता है प्लेंटिफ के दौर पे। क्लियर है? दैट मीन्स कि दोनों मिलकर एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है सी के अगेंस्ट, ठीक है, जिसमें दोनों एक पार्टी होगा प्लेंटिफ के तौर पे। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए, जब वहीं दूसरी ओर हम लोग बात करते हैं डिफेंडेंट के ज्वाइंडर का, दैट मीन्स कि कब डिफेंडेंट एक से अधिक डिफेंडेंट को एक ही सूट में ज्वाइन किया जा सकता है, तो उसका भी कंसेप्ट सेम ही है जो कंसेप्ट प्लेंटिफ के लिए है। तो ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट के लिए हम लोग को देखना होता है प्रोविजन ऑर्डर 1 रूल 3। क्लियर है? तो रूल 3 में है ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स के बारे में। क्लियर है? पहले हम लोग ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ समझ लिए, डिफेंडेंट समझेंगे, उसके बाद मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर के कंसेप्ट में आएंगे। क्लियर है? तो देखिए, ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट के जब बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहां भी जब हम लोग बात करते हैं तो यहां भी सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन का कंसेप्ट अप्लाई होता है और कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट का उत्पत्ति होना आवश्यक है। अब कैसे? देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको दो मोटरसाइकिलिस्ट ने अलग अलग डायरेक्शन से आते हुए टक्कर मारा। तो यहां पे मान लीजिए एग्जांपल देखिए, अच्छे समझ में आएगा आपको। मान लीजिए ए है, इधर से एक मोटरसाइकिलिस्ट आ रहा है और इधर से भी एक मोटरसाइकिलिस्ट आ रहा है। इस दो मोटरसाइकिलिस्ट के कोलिजन के कारण, दोनों के टकराव के कारण क्या हुआ? इसको इंजरी हुई, इसको डैमेज हुआ। अब देखिए, यहां ध्यान दीजिए कि यहां पे अगर ए सूट इंस्टीट्यूट करता है, ये डी मोटरसाइकिलिस्ट है जो इधर से आ रहा है और ई मोटरसाइकिलिस्ट है जो इधर से आ रहा है, और दोनों में टकराव हुआ जिसके कारण इंजरी ए को हुआ, ठीक है, डैमेज हुआ, शारीरिक कष्ट पहुंचा। अब यहां पे देखिए जो कॉलिजन हुआ है, ठीक है, वो एक ही एक्ट या ट्रांजैक्शन से बिलोंग कर रहा है, किससे संबंधित है। क्लियर है? अब यहां दूसरा पॉइंट देखिए कि अगर मान लीजिए ए इसके अगेंस्ट भी सूट इंस्टीट्यूट करेगा और इसके अगेंस्ट भी सूट इंस्टीट्यूट करेगा, तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट का उत्पत्ति होगा। ठीक है? क्या है? कॉम्पनसेशन का बात उठेगा। तो अब यहां पे ये दो टर्म, ये दो कंडीशन यहां पे डिफेंडेंट के रिस्पेक्ट में फुलफिल्ड हो रहा है। तो यहां पे ए के पास ये अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 1 रूल 3 कि वह एक ही सूट इंस्टीट्यूट करे जिसमें डी और ई को डिफेंडेंट बना दे। क्लियर, समझ में आ गया? ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई प्लेंटिफ जो है ट्रायल प्रोसीजर को डिले कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे जब हम लोग प्लेंटिफ के बारे में बात करेंगे तो ऑर्डर 1 रूल 2 के अनुसार उसको क्या किया जा सकता है? उसका सेपरेट ट्रायल, उस प्लेंटिफ का सेपरेट ट्रायल अलग से चला जा सकता है जो डिले या एम्बेरस कर रहा है ट्रायल को। तो यहां पे कोर्ट ऑर्डर करते हैं। उसी प्रकार रूल 3 जब हम लोग देखते हैं ऑर्डर 1 का, तो यहां पे अगर कोई डिफेंडेंट जो है, बहुत सारे डिफेंडेंट में कोई डिफेंडेंट जो है डिले कर रहा है ट्रायल प्रोसीजर को, तो उसका ट्रायल अलग से चलाया जा सकता है। इसके संबंध में कोर्ट निर्देश दे सकती है रूल 3 के तहत ऑर्डर 1 का। क्लियर, समझ में आ गया? ज्वाइंडर ऑफ पार्टी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है? जिसके लिए हमको ऑर्डर 1 रूल 9 देखना होता है। अब ऑर्डर 1 रूल 9 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई सूट, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑर्डर 1 रूल 9 क्या कहता है कि किसी भी सूट को डिसमिस्ड नहीं किया जाएगा। किस ग्राउंड पे? मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर के ग्राउंड पे किसी भी सूट को डिसमिस्ड नहीं किया जाएगा। ये जनरल रूल है। ठीक है? अब देखिए, तो मिस ज्वाइंडर का क्या मतलब होता है? तो मिस ज्वाइंडर का मतलब पहले समझिए कि अगर किसी सूट में किसी व्यक्ति को प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के तौर पे जोड़ दिया गया ऑर्डर 1 रूल 1 को वायलेट करते हुए, ऑर्डर 1 रूल 3 को वायलेट करते हुए, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे मिस ज्वाइंडर। ठीक है? चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो। अगर उसको जोड़ना नहीं था, उस व्यक्ति को जोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन वो जोड़ा गया इस प्रावधानों को कॉन्ट्रावेन करके, तो उसको हम लोग कहेंगे मिस ज्वाइंडर। और नॉन ज्वाइंडर का क्या केस होता है ये समझिए। किसी व्यक्ति को जोड़ना था पार्टी के तौर पर, चाहे वो प्लेंटिफ होता या डिफेंडेंट होता, उसको जोड़ना आवश्यक था, लेकिन उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। उस व्यक्ति को जोड़ा नहीं गया सूट में प्लेंटिफ के तौर पे या डिफेंडेंट के तौर पे, तो उस केस को क्या कहेंगे? वो केस बनता है नॉन ज्वाइंडर का। क्लियर है? तो ऑर्डर 1 रूल 9 क्या कहता है कि सूट को आप डिसमिस्ड नहीं कर सकते हो मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर के ग्राउंड पे, लेकिन सूट डिसमिस्ड किया जा सकता है
नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी के ग्राउंड पे। दैट मीन्स कि अगर कोई सूट को इंस्टीट्यूट किया गया है उसमें उस पार्टी को जोड़ा नहीं गया है जिस पार्टी को जोड़ना जरूरी था, जो पार्टी नेसेसरी पार्टी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर उस पार्टी को जोड़ने में भूल हुआ है उस सूट में, तो उस सूट को क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो मन में सवाल उठना चाहिए कि नेसेसरी पार्टी कौन होता है। तो आप केस नोट करो, जो इंपॉर्टेंट है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो यह है बनारस माफ कीजिएगा भगवान दास वर्सेस बनारस बैंक लिमिटेड का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, भगवान दास वर्सेस बनारस बैंक लिमिटेड के केस में कहा गया नेसेसरी पार्टी वह होता है जिस पार्टी के अनुपस्थिति में कोर्ट इफेक्टिव डिक्री पास कर ही नहीं सकती है। दैट मीन्स कि अगर कोर्ट को इफेक्टिव डिक्री पास करना है तो उस व्यक्ति का उपस्थिति जरूरी है कोर्ट में। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट था आपका ऑर्डर 1 रूल 9 का। अब उसी तरीके से जब थोड़ा हम लोग डीप जाते हैं, तो डीप जाने के बाद हम लोग को अगर आगे जाकर देखना है तो हम लोग सेक्शन 99 को भी देख सकते हैं। सेक्शन 99 क्या कहता है? सेक्शन 99 कहता है कि किसी डिग्री को आप सेट असाइड नहीं कर सकते हैं इस ग्राउंड पे भी, मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज के ग्राउंड पे। क्लियर है। तो अब इस लेक्चर को दोस्तों हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने जाना मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर को समझने से पहले ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज का क्या कंसेप्ट होता है ये हम लोगों ने समझा। ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ का क्या कंडीशन है, ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट का क्या कंडीशन है, और जो कॉन्सेप्ट है मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर का विद रिलेवेंट केस लॉ, ये हम लोगों ने समझा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।